जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को प्रणाम। आप सब हर रविवार को बाबा नीम करोरी महाराज की यात्रा देख रहे हैं और सुन रहे हैं। अरे आप सब भक्तजनों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस यात्रा को शेयर करें। आज की यात्रा है कैंची आश्रम एवं मंदिर की। भूमियाधार में रहते हुए महाराज ने कैंची धाम का निर्माण किया। ये एक रमणीक एवं शांत स्थान है। पहाड़ की तलहटी से 3500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। ये क्षेत्र वनों में आच्छादित पर्वत मालाओं से घिरा है। ये भूमि आदि से भी संत महात्माओं को आकर्षित करती रही। इस शताब्दी के आरंभ में यहाँ चट्टानों से निर्मित एक प्राकृतिक गुफा से सोमवार गिरी नाम से एक विख्यात सिद्ध बाबा रहते थे। इस भूमि की पूर्वी और उत्तरी किनारों को स्पर्श करती हुई एक नदी बहती है जिसे महाराज ने उत्तर वाहिनी गंगा नाम दिया। पश्चिम एक दक्षिण में ये एक उच्च पर्वत से जुड़ा है। नदी पार इसके पूर्व के गंगाचल पर्वत है जो आदि काल में गर्ग ऋषि की तपोभूमि रही। सन 1950 से 53 में यहाँ पंजाब के एक संत कमलागिरी ने वास किया था और वे यहाँ पर शिव पुराण और देवी भागवत का पाठ करते रहे। इनके बाद एक प्रेमी बाबा ने इस स्थान को अपनाया, पर वे नदी के उस पार श्री विष्णुदत्त तिवारी के खेत में स्थित एक कोठरी में रहते थे। 25 मई 1962 के दिन महाराज श्री तुलाराम शाह और श्री सिद्धि माँ के साथ कार में भूमियाधार से शीतला खेत आदि हेडा खान बाबा के स्थान को जा रहे थे। एकाएक वे बोल उठे, श्यामलाल बड़ा अच्छा आदमी था, है ना? कहकर उन्होंने था का प्रयोग किया। इससे आप दोनों को अपने समधि के बारे में चिंता हो उठी। अरे रानी खेत पहुंचने पर आप लोग श्री कुंदन लाल शाह के घर रुके जो उस समय बीमार पड़े थे। वहीं टेलीफोन द्वारा समाचार प्राप्त हुआ कि हृदय की गति के रुक जाने से श्यामलाल जी का देहांत हो गया। अरे बाबा ने उनके निधन पर आप दोनों को नैनीताल जाने का आदेश दिया। इस प्रकार रानी खेत से नैनीताल को वापस जाते हुए मार्ग में कैंची स्थान में बाबा कार से उतर गए और श्री पूर्णानंद तिवारी के घर पहुंचे। तिवारी जी को बाबा के दर्शन सन 1942 के खुफिया ढाट नामक एक निर्जन नाले के पास उस रात्रि में हुए थे जब वे नैनीताल से बस न मिलने के कारण गेठिया होते हुए पैदल कैंची आ रहे थे। बाबा ने तब विदाई लेते समय आपसे पूछा था कि अब कब उनके दर्शन होंगे। इस पर बाबा का उत्तर था 20 वर्ष बाद। इतनी लंबी अवधि सुनकर तिवारी जी चकरा गए थे और मौन होकर चले आए। वास्तव में 1962 में 20 वर्ष बाद वह समय आया जब बाबा ने स्वयं उनके घर आकर दर्शन दिए और बोले, हमें सोमवारी गिरी का हवन कुंड दिखलाएगा। तिवारी जी तुरंत तैयार हो गए, पर बाबा ने ये काम दूसरे दिन 4 बजे सुबह के लिए छोड़ दिया। तिवारी जी को बाबा के इस प्रकार बात टालने में विश्वास नहीं हुआ, पर वे चुप रहे। बाबा कहने लगे, क्या हम झूठे हैं? और उसी वाक्य को दोहराने लगे। तिवारी जी ने विनम्र भाव से क्षमा मांगी और बाबा भूमियाधार की ओर अकेले पैदल चल दिए। दूसरे दिन निर्धारित समय पर बाबा पूर्णानंद के घर उपस्थित हो गए। यहाँ शौच आदि से निवृत्त हो
उन्होंने साधारण मनुष्य की भांति कैंची के बारे में पूछताछ की। इसके बाद वे प्रेमी बाबा की कुटिया में गए। वहां उन्होंने दाल रोटी खाई। इसके बाद बैसाख की उस दोपहरी में पूर्णानंद प्रेमी बाबा और अन्य व्यक्तियों के साथ बाबा ने नदी पार की। तिवारी जी और उनके साथियों ने घास साफ कर उस जंगल में बाबा को हवन कुंड दिखाया। बाबा ने उस कुंड के ऊपर तत्काल चौतरा बनाने का आदेश दिया। ये वही स्थान है जहां पर हनुमान जी का विग्रह स्थापित किया गया है। महाराज भूमियाधार लौट आए और उन्होंने इस कार्य के लिए 4 बोरी सीमेंट भिजवा दी। जब यहाँ चौतरा बनाया जा रहा था, फॉरेस्ट गार्ड ने ऐतराज किया और इनके हथियार, गेंडा, बेलचा आदि सब जब्त कर लिए, क्योंकि ये भूमि उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग की थी। जब इन दोनों दलों में वाद विवाद चल रहा था, महाराज घटना स्थल पर उपस्थित हो गए और उन्होंने श्री आर सिंह सोनी साहब, जो उस समय वहां वन विभाग के चीफ थे, टेलीफोन द्वारा बुलवाया। झगड़ा शांत हुआ। सोनी साहब ने बाबा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस भूमि की नाप करवाकर लिखा पढ़ी करवाई। बाद में श्री चरण सिंह ने, जो इस समय उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग के मंत्री थे, ये भूमि बाबा के नाम लिख दी और स्वयं उनके दर्शन करने कैंची आए। कहते हैं उस समय बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जा तू भारत का प्रधानमंत्री हो जाएगा। ओहो, उस समय की आपकी स्थिति को देखकर यह विश्वास नहीं किया जा सकता था कि आप कभी भारत के प्रधानमंत्री भी बन पाएंगे। बात सामान्य बनकर रह गई और अकेले औपचारिक समझी गई। कालांतर में समय ने एकाएक करवट ली और बाबा का आशीर्वाद सार्थक हुआ। एक दिन यहाँ एक शिला पर बैठे बाबा अपने भक्तों से बोले, यहाँ आश्रम बनेगा और मंदिर बनेंगे जिनकी ख्याति विश्व भर में फैलेगी। और भक्तजनों, यही है, कैंची की ख्याति पूरे वर्ल्ड में है। धीरे धीरे पेड़ आदि कटवाकर जंगल को साफ किया गया। भूमि जहां तहां समतल की गई, बिना किसी योजना और डिजाइन के, केवल बाबा के निर्देश के अनुसार कार्य करते हुए क्रमशः राम कुटी, विष्णु कुटी, कृष्ण कुटी, राधा कुटी, कृष्ण बलराम कुटी और श्याम कुटी आदि सुंदर इमारतों का निर्माण हो गया। अनेक भव्य मंदिर, एक धर्मशाला और महाराज की कुटिया बनकर तैयार हो गई। महाराज के संकल्प ने साकार होना ही था। नीप करोरी बाबा का कोई भी सपना भक्त भी देखता है तो उसका साकार हो जाता है। इसलिए भक्तजनों, आप सब सदैव भी अच्छा ही सपना देखें, अच्छी ही सोच रखें, क्योंकि बाबा हम सब के साथ हैं। कैंची की ख्याति विश्व भर में फैल गई। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, ग्रीस, फ्रांस, इंग्लैंड आदि स्थानों से दर्शनार्थी यहाँ आने लगे। सभी लोग मंदिरों में मूर्तियों की सुंदरता, आश्रम की शोभा और इस स्थल की स्वच्छता और शांति से प्रभावित हो जाते हैं और उनमें यहाँ वास करने की स्वाभाविक इच्छा जागृत हो जाती है। अस्तु हवन कुंड के ऊपर सर्वप्रथम हनुमान जी के विग्रह की स्थापना हुई। तदंतर इसके साथ ही लगे दूसरे कक्ष में श्री लक्ष्मी नारायण जी की और तीसरे कक्ष में शिवलिंग के साथ मां पार्वती, श्री गणेश और कार्तिकेय की प्रतिष्ठा हुई। हनुमान विग्रह के इस स्थापना के दिन सायंकाल के समय बाबा ने मंदिर में प्रवेश किया। इस अवसर पर उनके आदेश से 1 बाल्टी भरकर दूध लाया गया। बाबा ने उपस्थित लोगों से
कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद करने को कहा और समस्त दूत अपने कर कमलों से हनुमान जी को पान कराया। इस दृश्य को देख पाना साधारण लोगों की सार्थकता के बाहर था, इस कारण सबसे आंखें न खोलने को कह दिया गया था। इसके बाद इस बिलाक के दूसरी ओर प्रांगण के दूसरे सिरे पर एक और मंदिर का निर्माण हुआ। इसके लिए देवी की मूर्ति जो जयपुर से मंगाई गई थी, लंबाई में छोटी प्रतीत हुई। जब वह मंदिर परिसर के भीतर द्वार में लाई गई तो उसका भार बाबा की माया से इतना अधिक बढ़ गया कि अनेक लोग मिलकर भी उसे आगे नहीं ला सके। उनके आदेश से यह मूर्ति पास में लक्ष्मी नारायण बिलाक के चौथे कक्ष में ही रखवा दी गई। बाबा ने इस मूर्ति को वैष्णवी देवी नाम से संबोधित किया। बाबा के महाप्राण के बाद दूसरे वर्ष 15 जून 1974 के दिन इसी कक्ष में वैष्णवी देवी के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई। उपयुक्त मंदिर के लिए देवी की एक बड़ी मूर्ति जयपुर से मंगवाई गई, जिसकी स्थापना बाबा ने 15 जून 1973 को विंध्यवासिनी देवी के विग्रह के रूप में करवाई। इस पर्वतीय प्रदेश में आदि से ही शैव और शाक्त मत का बोलबाला था। यहाँ देवी के मंदिरों में पशु बलि की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही थी। इस प्रथा को प्रतिबंध लगाने के लिए बाबा ने अपने मंदिरों में वैष्णवी देवी और विंध्यवासिनी देवी की स्थापना करवाई। सन 1973 में बाबा कभी कभी अपनी कुटिया की दक्षिण दिशा की खिड़की के बाहर उस स्थान पर अपनी नजर गड़ाते हुए रहते थे जहां पर अमेरिकी समुदाय उनके सामने बैठकर कीर्तन किया करते थे। एक बार वे गंभीर वाणी से बोले, अभी एक मंदिर और बनना है। यह मंदिर किसका होगा और कहाँ बनेगा, इस संबंध में उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसी वर्ष उनकी महासमाधि के बाद जब वृंदावन में उनका अस्थि कलश कैंची आश्रम लाया गया तो लोगों ने बिना विचारे उसे उस खिड़की के आगे उसी स्थान पर रख दिया जिसे वे गौर से देखते रहते थे। इसके उपरांत उस कलश की यथोचित सुरक्षा का प्रश्न उपस्थित हो गया। अरे श्री मां ने इस हेतु इस स्थान पर मंदिर बनवाने की इच्छा व्यक्त की और कहा कि इस अस्थि कलश के ऊपर श्री महाराज के विग्रह की स्थापना होनी चाहिए। अरे धीरे धीरे जब साधन स्वतः जुटने लगे और देखते देखते इस छोटी सी भूमि में राम राम रटते रटते कारीगरों ने बिना किसी योजना डिजाइन के संगमरमर का एक विशाल मंदिर बना दिया। महाराज का विग्रह जयपुर से बनकर आया और 15 जून 1976 को बड़े समारोह के साथ उसकी प्रतिष्ठा हुई। इस मंदिर के निर्माण से कैंची के सौंदर्य में 4 चांद लग गए। इस प्रकार बाबा की वाणी सार्थक होती देखी गई। मोटर सड़क से उत्तरी वाहिनी गंगा को पार कर आश्रम में जाने के लिए वन विभाग ने एक लकड़ी का पुल बनवा दिया था जिसमें बाबा बहुधा बैठे दिखाई देते थे और बहुत लोगों को उनके दर्शन इसी पुल पर हुआ करते थे। कुछ काल पश्चात एक दिन बाबा ने उत्तर प्रदेश परिवहन के जनरल मैनेजर श्री वैश्य से कहा कि वे जाकर अपने मित्र किशन चंद जो कमिश्नर हैं और दिल्ली में उपराज्यपाल से मिले जो कि उनकी ओर से सुझाव दें कि आश्रम में पक्का पुल बनवा दिया जाए। फिर बोले, वह बाबा और मंदिरों में आस्था नहीं रखता है, इसलिए हमारा नाम ना लेना। बाबा के आदेशों में उनकी शक्ति की कार्य करती थी, यद्यपि यह कार्य किशन चंद जी के मनोकूल नहीं था, पर वे कहने लगे, तुम कहते हो तो मैं यहाँ पक्का पुल निर्माण कराने के आदेश जारी कर दूंगा। मुझे मंदिर और बाबा
लोगों में विश्वास नहीं था। पक्का पुल बन जाने के कुछ काल बाद लकड़ी का पुल हटा दिया गया। महाराज ने ये आश्रम गृहस्थ और सन्यासियों के लाभ के लिए बनवाया। गृहस्थों के लिए उन्होंने आश्रम में वे सभी सुविधाएं सुलभ की जिनके वे आदी हैं। विशाल भोजनालय के अतिरिक्त अनेक शौचालय और स्नानागार यहाँ बनाए गए हैं। बिजली मेन लाइन से ट्रांसफार्मर द्वारा सुलभ की गई है। यहाँ आगंतुकों की संख्या अत्यधिक होने के कारण गंगाचल पर्वत में भी 2 इमारतों का निर्माण हुआ है। आश्रम से लगभग आधा किलोमीटर दूर पर आश्रम का अपना फार्म है जहाँ फल और सब्जियां पैदा की जाती हैं। अरे बाबा ने यहाँ हनुमान मंदिर, गौशाला और फार्म के कार्यकर्ताओं के लिए मकान भी बनवाए हैं। इनके अतिरिक्त बाबा ने आश्रम के पास ही डाकघर और रोडवेज का स्टेशन भी खुलवा दिया, जिससे यह पर्यटकों के लिए भी दार्शनिक स्थल हो जाए। बाबा की उपस्थिति में यहाँ नित्य भंडारा हुआ करता था। प्रत्येक दर्शनार्थी को भरपेट खिलाया जाता था और प्रचुर मात्रा में सुचारू पैकेटों में बंद प्रसाद उनके घर के लिए भी दिया जाता था। साधु संतों की धन और कंबलों से भी सेवा की जाती थी। यहाँ के सभी मंदिरों की स्थापना 15 जून को हुई है और उसी दिन बाबा के मंदिर की भी प्रतिष्ठा की गई है। उनके समय में ही यहाँ 15 जून को प्रतिष्ठा दिवस मनाने की परिपाटी चली आ रही है। इसके 1 महीने पूर्व से ही यहाँ अखंड पाठ, कीर्तन और विशेष पूजन होता रहा है और अंत में एक बृहद भंडारे के रूप में ये उत्सव मनाया जाता। महाराज स्थायी रूप से कहीं निवास करते नहीं थे, वे कैंची आते जाते रहते थे। इस प्रकार यहाँ अधिक समय रह पाते थे। वर्ष में वे यहाँ लगभग 3 महीने रहते होंगे। इस कारण यहाँ उनकी अनेक लीलाएं देखने में आई हैं। यहाँ के प्रमुख उत्सव प्रतिष्ठा दिवस, गुरु पूर्णिमा और अश्विन की नवरात्रि। आप सब बाबा जी की यात्राओं में शामिल हों और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। मैं कैंची धाम को दंडवत प्रणाम करता हूँ और मेरे साथ आप सब बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।